क्या आप सोचते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग से कमाई करना नामुमकिन है? तो अश्वानी गुजराल की हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग आपको उस सोच को चैलेंज करने पर मजबूर कर देगी। ये किताब एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रोड मैप है जिसमें बताया गया है कैसे हर दिन डिसिप्लिन, सेटअप्स और सटीक एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी से पैसे बनाए जाते हैं बिना किसी जुआ खेले। इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वानी गुजराल के फेवरेट इंट्राडे सेटअप्स, प्रोफेशनल डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और वो रूल्स जो हर नए और पुराने ट्रेडर को फॉलो करने ही चाहिए अगर वे हर दिन जीतना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ना हो बल्कि एक सटीक स्किल और कमाई का सिस्टम बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग की उस रियल दुनिया में जहां जीतने वाले सिर्फ प्लान से खेलते हैं, किस्मत से नहीं। अध्याय 1, भाग। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स की भाषा है, तो आप आधी सच्चाई ही जानते हैं। असली खेल वहां शुरू होता है जहां दिमाग और डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक किस्मत का खेल है। किसी दिन मार्केट मस्ती में होता है और आप कमाल के प्रॉफिट बना लेते हैं, तो कभी ऐसा दिन आता है कि सब कुछ होते हुए भी आप हार जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग न तो जादू है न ही तुक्का। यह एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, और सबसे जरूरी, यह एक सोचने का तरीका है। पहले अध्याय में बात होती है उस सबसे जरूरी चीज की जो 90% ट्रेडर्स को कभी समझ ही नहीं आती, इंट्राडे ट्रेडिंग की मानसिकता। यह वो सोच है जो किसी एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन का खेल है। यह आपकी सहनशीलता, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और लालच पर नियंत्रण से जुड़ा है। लेखक हमें एक बहुत स्पष्ट चेतावनी के साथ शुरुआत करने को कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को जुए की तरह देख रहे हैं तो यह किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एक प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं हर दिन सुधारने के लिए, हर गलती से सीखने के लिए, तो यही से आपकी असली शुरुआत होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग की पहली सच्चाई है, आप समय के खिलाफ खेल रहे हैं। यहां हर मिनट मायने रखता है। आपने 2 मिनट देर की और एक शानदार मौका आपके हाथ से फिसल सकता है। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडर को हर दिन एक योद्धा की तरह मैदान में उतरना होता है, तैयार, सतर्क और तेज। अब सवाल उठता है, क्या केवल तेजी से निर्णय लेना ही काफी है? नहीं, तेजी तभी फायदा देती है जब वो प्लान के साथ हो। बिना प्लान के इंट्राडे ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भागना। इसलिए लेखक सिखाते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको अपने दिमाग में 3 बातें तय करनी होंगी। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, और सबसे जरूरी, कब गलत होने पर बाहर निकलना है। इस तीसरे पॉइंट पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, जबकि यही ट्रेडिंग का असली एग्जाम है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन नुकसान को कब स्वीकार करना है, यह समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। लेखक एक बात पर जोर देते हैं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक योर लाइफ। क्योंकि जब तक आपकी पूंजी सुरक्षित है, आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दिन की गलती से बड़ा नुकसान झेल लिया, तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के मूड स्विंग्स की। मार्केट का मूड हर घंटे बदल सकता है। सुबह तेजी दिखेगी, दोपहर में थकावट और शाम होते होते बिकवाली। एक इंट्राडे ट्रेडर को यह मूड पहचानना आना चाहिए। इसके लिए लेखक सिखाते हैं कि आप मार्केट को 4 हिस्सों में बांटकर देखें। 1, शुरुआती 15 मिनट, अस्थिरता। 2, पहले घंटे तक, ट्रेंड का संकेत। 3, मध्य समय, मंथरता या कंसोलिडेशन। 4, अंतिम घंटा, प्रॉफिट बुकिंग या ब्रेकआउट इन पैटर्न्स को समझना और अपने ट्रेंड्स, स्ट्रेटजीज को इनके अनुसार बनाना। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा घातक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। लेखक बताते हैं कि जब कोई ट्रेडर लगातार 2-3 मुनाफे कमा लेता है, तो उसका ध्यान नियमों से हटने लगता है। वो सोचता है, अब तो मुझे सब आता है। यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक दिन गलत निर्णय ही काफी होता है आपका महीनों का मुनाफा मिट्टी में मिलाने के लिए। इसलिए लेखक कहते हैं, एक सफल इंट्राडे ट्रेडर एक ह्यूमन ट्रेडर है। यानी अगर आप विनम्र हैं, आपने सीखा है कि हर दिन कुछ न कुछ गलत हो सकता है, तो आप अपने सिस्टम, अपने स्टॉप लॉस और अपनी रणनीति से कभी समझौता नहीं करेंगे। लेखक यहां एक बहुत दिलचस्प टूल की बात करते हैं, मेंटल रीसेट बटन। हर ट्रेड के बाद, चाहे वो जीत हो या हार, एक मानसिक रीसेट जरूरी है।
अगर आपने मुनाफा कमाया है तो अगली बार लालच से बचें। अगर आपने नुकसान उठाया है तो अगली बार डर को बाहर निकालें। हर ट्रेड एक नया युद्ध है और हर युद्ध पुराने हथियारों से नहीं लड़ा जाता। इसलिए जरूरी है कि हर ट्रेड के बाद अपने आप से ये 3 सवाल पूछे जाएं। क्या मैंने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया? क्या मेरा निर्णय भावना से प्रेरित था या सिस्टम से? क्या मैं अगली बार इस गलती को रोक सकता हूं? अब बात करते हैं इंट्राडे में स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करने की आदत। लेखक मानते हैं कि जो ट्रेडर छोटा नुकसान नहीं सह सकता वो कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकता। इंट्राडे में नुकसान एक हिस्सा है गेम का। जरूरी है कि आप उसे दिल पर न लें, बल्कि उसे सिस्टम की प्रतिक्रिया समझें। इसलिए वो हर नए ट्रेडर को एक सिंपल मंत्र देते हैं: लूज स्मॉल, लूज ऑफन, विन बिग, विन रेयरली और सर्वाइव ऑलवेज। यानी नुकसान हो पर छोटा हो, बार बार हो, ताकि उससे सीख मिले। जीत जब मिले तो बड़ी हो, लेकिन सबसे जरूरी आप हमेशा टिके रहें। यह भाग यही नहीं रुकता। इसमें लेखक एक और बेहद मूल्यवान विचार साझा करते हैं: हर ट्रेड एक अकेला निर्णय नहीं होता, वो आपकी सोच की आदत का हिस्सा होता है। इसलिए जब आप एक खराब ट्रेड करते हैं तो दरअसल वो आपकी पुरानी सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो चाहे सिस्टम कोई भी हो, परिणाम नहीं बदलेंगे। और सोच बदलती है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, हर रात अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें और हर सप्ताह एक छोटी सीख लेकर आगे बढ़ें। यही आदतें एक इंट्राडे ट्रेडर को रोज कमाने वाले जुआरी से अलग करती हैं। अध्याय 1 भाग 2। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीक जानना काफी नहीं है। असली जीत तब मिलती है जब आप तकनीक के साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह नियंत्रण में रख पाएं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हर इंट्राडे ट्रेडर के मन में छिपा बैठा होता है, एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट अचानक भागता है और हमें लगता है कि अगर हम अभी नहीं कूदे तो मौका चला जाएगा। इसी डर में कई बार बिना सोचे समझे ट्रेंड के बीच में एंट्री ले ली जाती है और फिर वो ट्रेड या तो उल्टा चलता है या हमें एसएल के भरोसे छोड़ जाता है। लेखक इस स्थिति को डेथ बाय अर्जेंसी कहते हैं, यानी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जो धीरे धीरे आपका खाता खत्म कर देते हैं। इसका समाधान है एक सख्त नियम: नो सेटअप और नो ट्रेड। अगर कोई सेटअप नहीं दिख रहा तो स्क्रीन देखो, लेकिन बटन मत दबाओ। कोई ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेडिंग निर्णय होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की स्पष्टता की। इंट्राडे ट्रेडर को यह तय करना होता है कि वह किस समय के अंदर काम कर रहा है: 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट। हर टाइम फ्रेम एक अलग दृष्टिकोण देता है। 1 मिनट पर तेजी दिख रही हो सकती है, वहीं 15 मिनट चार्ट पर मार्केट साइडवे हो सकता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि टाइम फ्रेम कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक फिक्स्ड प्रक्रिया अपनाएं। बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड की दिशा तय करें। मीडियम टाइम फ्रेम सेटअप बनते हुए देखें। छोटा टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग तय करें। यह मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच आपको सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बताता, बल्कि एग्जैक्ट लेवल्स पर निर्णय लेने में भी मदद करता है। अब हम आते हैं फेवरेट सेटअप्स पर, यानी वे चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर सिग्नल जो हर ट्रेडर के लिए काम करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर सफल इंट्राडे ट्रेडर के पास 2 से 3 फेवरेट सेटअप्स होते हैं, जिनके ऊपर वे सालों तक काम करते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हीं पर बार बार ट्रेड करते हैं। जैसे VBU ऐप बाउंस, 20 EMA सपोर्ट, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम स्पाइक, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल रेंज ब्रेकआउट। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सेटअप कौन सा है, बल्कि यह है कि क्या आपने उस सेटअप को ठीक से परखा है। क्या आपने उसे 100 बार बैक टेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि वह सेटअप कब फेल होता है? जब तक आपके पास इस सेटअप की पूरी चरित्र फाइल नहीं है, तब तक उस पर पैसे लगाना खतरे से खाली नहीं। लेखक यहां कहते हैं, एन इंट्राडे ट्रेडर इज नॉट अ चार्ट आर्टिस्ट, ही इज अ सेटअप स्पेशलिस्ट। आपको अपने सेटअप की बारीकियां उतनी ही समझनी होंगी जितनी एक डॉक्टर को अपने इलाज की प्रक्रिया की होती है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग बनाम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंतर की। बहुत से लोग 1 से 2 मिनट के चार्ट पर 10 से 20 सेकंड में एंट्री एग्जिट करते हैं और इसे इंट्राडे ट्रेडिंग मानते हैं। लेखक साफ करते हैं कि स्कैल्पिंग एक अलग कला है जिसमें आपको अल्ट्रा हाई रिफ्लेक्स चाहिए, सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड, कम ब्रोकरेज और एक कूल माइंड। पर असली इंट्राडे ट्रेडिंग में
1 से 3 ट्रेड्स होते हैं, मूव्स बड़े होते हैं और निर्णय सोच समझ कर ले जाते हैं। अगर आप हर 2 मिनट पर नई पोजीशन बना रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, हाई बीपी जनरेटिंग गेम खेल रहे हैं। लेखक यहां एक लाइन में बात को समेटते हैं, रियल मनी इज मेड इन सिटिंग, नॉट इन एक्टिंग। आपका काम है सेटअप बनने तक इंतजार करना, फिर डिसिप्लिन से एंट्री लेना और जब तक सिस्टम कहे तब तक बैठना। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ड्यूरेशन और वॉल्यूम के संतुलन की। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कई बार छोटी ड्यूरेशन और बड़ी क्वांटिटी एक साथ खतरनाक होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि अगर आपका लक्ष्य हर ट्रेड में 0.5% से 1% का मूव पकड़ना है तो अपनी पोजीशन साइजिंग को उसी के अनुसार बैलेंस करें। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक में 1% मूव की उम्मीद है तो 10 गुना क्वांटिटी लेकर उसे 0.2% पर काटना, ये स्ट्रैटेजी नहीं, अनियंत्रित डर है। सही तरीके से ट्रेंड को पकड़ना और उसमें टिके रहना, यही असली प्रॉफिट की कुंजी है। अब आते हैं अंतिम और सबसे जरूरी बिंदु पर, लॉस के बाद माइंड रीसेट करना। लेखक इसे लॉस रिबाउंड प्रोटोकॉल कहते हैं। हर ट्रेड के बाद आपको एक तय प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नुकसान होने पर तुरंत अगला ट्रेड न लें। 1 गिलास पानी पीकर 5 मिनट चुप बैठें, पिछला ट्रेड रिप्ले करें और वजह समझें, फिर अगला निर्णय लें, बिना भावना के। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ट्रेडिंग में मेंटल बायस से बाहर निकलते हैं और प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं। लेखक एक सटीक बात कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी, 20% डिसिप्लिन एंड 10% स्ट्रैटेजी। यानी सिस्टम का होना जरूरी है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। यह पहला अध्याय यही समझाने की कोशिश करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्पीड गेम नहीं, संयम का टेस्ट है। यह न सिर्फ स्क्रीन पर आपकी समझ, बल्कि आपके भीतर की चुप्पी और धैर्य को भी चुनौती देता है। और जो इस चुनौती को हर दिन स्वीकार कर पाता है, वही ट्रेडर रोज नहीं, सालों तक टिकता है। अध्याय 2, भाग 1। इंट्राडे ट्रेडिंग में हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उस शुरुआत को दिशा देने के लिए चाहिए एक ठोस तैयारी। और यही तैयारी तय करती है कि आज आप जीतेंगे या सिर्फ कोशिश करेंगे। लेखक कहते हैं कि अगर आप युद्ध में बिना हथियार के जा रहे हैं तो हारना तय है। ठीक वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं बिना किसी प्री मार्केट तैयारी के, तो आप केवल भाग्य के भरोसे हैं, न कि प्रोफेशनल प्लान पर। इस अध्याय की शुरुआत होती है प्रिपरेशन बिफोर एग्जीक्यूशन से। यह तैयारी 4 भागों में बंटी होती है। 1, मार्केट का ओवरव्यू, क्या ट्रेंड है। 2, सेक्टोरल स्ट्रेंथ और वीकनेस, कौन से सेक्टर एक्टिव हैं। 3, इंडेक्स मूवमेंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल संकेत। 4, वॉच लिस्ट और अलर्ट लेवल्स, किन स्टॉक्स में एक्शन हो सकता है। लेखक बताते हैं कि सफल इंट्राडे ट्रेडर वही है जो अपने पहले ट्रेड से पहले कम से कम 1 घंटे तक मार्केट को पढ़ता है, न कि सीधे मार्केट खुलते ही बटन दबा देता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स और एसजीएक्स निफ्टी की भूमिका की। सुबह की तैयारी में यह जानना बेहद जरूरी होता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। क्या अमेरिका की मार्केट ऊपर बंद हुई? क्या डाउ फ्यूचर्स हरे रंग में हैं या लाल में? क्या एशियन मार्केट सपोर्ट कर रही हैं? क्या क्रूड, डॉलर या बॉन्ड यील्ड्स में कोई बड़ा मूव आया? ये सभी संकेत आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं कि आज मार्केट में बायस किस ओर हो सकता है, तेजी या मंदी। अब आते हैं इंडेक्स एनालिसिस पर। लेखक एक सिंपल नियम देते हैं, नेवर ट्रेड अ स्टॉक अगेंस्ट द इंडेक्स ट्रेंड। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमजोर हैं तो आप किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लॉन्ग जाने से बचें, क्योंकि 90% स्टॉक्स अपने इंडेक्स की दिशा में ही चलते हैं। लेखक यहां एंचर कैंडल का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। पहले 15 मिनट की कैंडल को ध्यान से देखिए। अगर मार्केट उसी कैंडल के हाई या लो को तोड़ता है तो वह दिन का रुझान तय कर सकता है, और अगर पूरा दिन उसी रेंज में साइडवे रहता है तो आपको पता है कि आज नो ट्रेड डे हो सकता है। अब हम आते हैं स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पर। इंट्राडे में स्टॉक्स चुनना सबसे अहम और सबसे अनदेखा हिस्सा होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ न्यूज या टीवी टिप्स के आधार पर स्टॉक्स चुनते हैं, जबकि लेखक का मानना है कि यह सबसे बड़ी गलती है। एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक चुनने के लिए 5 चीजों पर ध्यान दें। 1, हाई वॉल्यूम स्पाइक, अचानक वॉल्यूम बढ़ा है क्या। 2, न्यूज फ्लो या अर्निंग्स रिएक्शन,
कंपनी में कोई ताजा हलचल है। तीसरी, टेक्निकल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जोन, चार्ट पर कोई स्पष्ट लेवल टूटा है क्या। चौथा, फैंड ओ पार्टिसिपेशन, स्टॉक फ्यूचर्स में तेज मूव आया है क्या। पांचवा, प्री मार्केट से ही स्ट्रेंथ दिख रही है या नहीं, ग्रीन में खुला है या गैप डाउन। लेखक कहते हैं, ट्रेड केवल वही चीज जो आप समझा सकते हैं। इफ यू डोंट नो व्हाई यू पिक्ड अ स्टॉक, डोंट ट्रेड इट। अब बात करते हैं डेली ट्रेडिंग प्लान की। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को सुबह 9 बजे तक एक फुल प्लान तैयार करना चाहिए, जिसमें लिखा हो आज के फोकस स्टॉक्स, संभावित एंट्री लेवल, संभावित SL और टारगेट मार्केट ओपनिंग की स्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल बदलाव। यह प्लान केवल दिमाग में नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा होता है वही फोकस बनाता है। वरना मार्केट की तेज रफ्तार में आपकी प्लानिंग गायब हो जाती है और आप केवल रिएक्ट करने लगते हैं, जो सबसे खतरनाक ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के साथ तैयारी कैसे बदलती है। बहुत बार मार्केट पिछले दिन की तुलना में बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है। ऐसे में कई बार आपके पहले से बनाए गए लेवल्स काम नहीं करते। लेखक इसका समाधान एक सिंपल तरीका देते हैं। गैप अप हो तो प्रीवियस डे के हाई को बेंचमार्क बनाइए, गैप डाउन हो तो प्रीवियस डे के लो को बेंचमार्क बनाइए। दोनों मामलों में 15 मिनट इंतजार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि गैप ओपनिंग के बाद मार्केट अक्सर अपना रुख बदलता है और अगर आपने जल्दबाजी की तो आप पहले ही ट्रेड में जाल में फंस सकते हैं। अब आते हैं लालच और जल्दबाजी की प्री मार्केट क्लीनिंग पर। लेखक बताते हैं कि सुबह की तैयारी केवल चार्ट देखने की नहीं होती, यह मन की सफाई का समय होता है। क्या आप कल की हार को आज निकालने आए हैं? क्या आप किसी खास स्टॉक से बदला लेने आए हैं? क्या आप सुबह से ही आज तो पैसा बनाना ही है कि दबाव में है? अगर इनमें से कोई भी भावना आपके अंदर है तो आज का दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। लेखक की एक जबरदस्त लाइन है, द मार्केट रिवॉर्ड्स प्रिपरेशन नॉट डेस्परेशन। मार्केट आपको तभी देगा जब आप शांत हैं, स्पष्ट हैं और तैयार हैं। अध्याय 2, भाग 2। हर सफल ट्रेडिंग दिन की शुरुआत एक ठोस रूटीन से होती है और हर असफल दिन की शुरुआत होती है बिना योजना के जल्दबाजी से। यही अंतर है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच। इस भाग में लेखक हमें एक ऐसा तरीका सिखाते हैं जिसे अपनाकर आप हर दिन ट्रेडिंग को एक बिजनेस प्रोसेस की तरह चला सकते हैं। इस प्रोसेस की पहली शर्त है रूटीन ओवर रैंडमनेस। सुबह का पहला काम, अपने ट्रेडिंग जर्नल को खोलना। पिछले दिन के 3 बिंदुओं को देखना। आपने कितने ट्रेड लिए, किन कारणों से लिए, किन्होंने काम किया और किन्होंने नहीं। यह ऑडिटिंग सिर्फ सुधार के लिए नहीं होती, यह मानसिक सेटअप के लिए भी होती है। जब आप खुद को रोज एक शीशे में देखते हैं तो अगली गलती करने से पहले रुक जाते हैं। अब लेखक बात करते हैं उस वॉच लिस्ट डिसिप्लिन की जिसे लगभग हर नया ट्रेडर तोड़ता है। कई बार हम प्री मार्केट में 4 से 5 स्टॉक्स चुनते हैं, लेकिन मार्केट खुलते ही टीवी पर कोई नया नाम सुनते हैं या ट्विटर पर कोई ब्रेकआउट दिखता है और हम फौरन फोकस भूल जाते हैं। लेखक इसे डिस्ट्रैक्शन टैक्स कहते हैं। आपका मन जितनी बार एक स्टॉक से दूसरे पर भागेगा, उतनी ही बार आपका डिसीजन मेकिंग कमजोर होगा। इसका समाधान सीधा है, लॉक योर वॉच लिस्ट बिफोर मार्केट ओपन्स एंड ट्रेड ओनली विद इन इट। मतलब 9:15 के बाद कोई नया नाम, नई कहानी नहीं, सिर्फ वही स्टॉक्स जिनकी आपने तैयारी की है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज और अस्थिरता की पहचान की। लेखक कहते हैं कि हर दिन का अपना मूड होता है। कुछ दिन ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ दिन रेंज बाउंड। इसका एक आसान तरीका है, पहले घंटे में निफ्टी या बैंक निफ्टी कितना मूव कर रहा है उसे देखिए। अगर पहले 60 मिनट में 70 से 100 पॉइंट्स का मूव है तो दिन ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर मूव सिर्फ 20 से 30 पॉइंट्स है और प्राइस एक दायरे में घूम रही है तो समझिए आज रेंज बाउंड डे है। रेंज बाउंड दिनों में ब्रेकआउट पर मत भागिए, कम ट्रेड कीजिए, फॉल्स ब्रेकआउट से सावधान रहिए। ट्रेंडिंग दिनों में छोटे SL रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए और सबसे जरूरी, प्रॉफिट को जल्दी लॉक मत कीजिए। अब हम आते हैं मार्केट ब्रेथ और ओवरऑल सेंटिमेंट की समझ पर। कई बार निफ्टी ऊपर जा रहा होता है लेकिन 70% स्टॉक्स नीचे होते हैं। ऐसे में आपका लॉन्ग ट्रेड शायद फंसेगा। इसलिए हर ट्रेडर को मार्केट ब्रेथ पर नजर रखनी चाहिए, यानी एडवांसिंग वर्सेस डिक्लाइनिंग स्टॉक्स रेशियो। लेखक इसे एक संक्षिप्त फॉर्मूला में समेटते हैं, डोंट गो लॉन्ग व्हेन द मार्केट इज ब्लीडिंग,
डोंट गो शॉर्ट व्हेन द मार्केट इज डांसिंग। यह सेंटिमेंट की शक्ति है जो आपके व्यक्तिगत सेटअप से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंट्राडे ट्रेडर को बनाती है या बिगाड़ती है, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। प्रिपरेशन के बाद एग्जीक्यूशन सबसे निर्णायक स्टेज है और यहां सबसे ज्यादा इमोशन आ जाते हैं, डर, लालच, उतावलेपन का हमला। लेखक एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। हर एंट्री से पहले अपने सामने 3 सवाल लिखिए और जोर से पढ़िए। 1. क्या यह ट्रेड मेरी वॉच लिस्ट में था? दूसरा, क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी से मेल खाता है? 3. क्या मैं इस ट्रेड को फिर से 100 बार लेने के लिए तैयार हूं? अगर तीनों जवाब हां हैं, तभी क्लिक करिए, वरना स्क्रीन को देखिए, हाथ को कंट्रोल कीजिए। अब बात करते हैं एक और अनदेखे लेकिन जरूरी हिस्से की, ब्रेक टाइम। कई लोग सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक बिना रुके ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह आदत नुकसानदायक है क्योंकि थका हुआ दिमाग फैसले नहीं लेता, बस रिएक्ट करता है। इसका समाधान है 11:30 के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक, 1:30 के आसपास फिर से रिस्ट 3 बजे से पहले निर्णय लें कि आखिरी ट्रेड लेंगे या दिन यहीं रोकेंगे। इसी तरह समय का संतुलन ही मानसिक स्पष्टता देता है। अंत में लेखक एक गहरा विचार छोड़ते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर एंड दैट्स इनफ टू मेक अ फॉर्चून। यह लाइन सिर्फ मंत्र नहीं, ट्रेडिंग का मूलभूत नियम है। इस अध्याय का सार यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग केवल प्राइस मूवमेंट पकड़ने का नाम नहीं, बल्कि अपने आप को हर दिन तैयार रखने की कला है। और जो जितनी तैयारी करता है वही जीत को अपनी आदत बना पाता है। अध्याय 3, भाग 1। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई चार्ट देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। असली फर्क चार्ट पढ़ने और चार्ट समझने के बीच होता है। लेखक मानते हैं कि तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस एक भाषा है। जैसे हम हिंदी या अंग्रेजी को शब्दों और व्याकरण से समझते हैं, वैसे ही चार्ट्स को समझने के लिए हमें पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और मूवमेंट्स की भाषा आनी चाहिए। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी सवाल से, क्या आप चार्ट्स को सुन सकते हैं? क्योंकि चार्ट्स बोलते हैं, लेकिन वो शोर में नहीं, शांति में सुनाई देते हैं। लेखक टेक्निकल एनालिसिस को एक नेविगेशन सिस्टम की तरह समझाते हैं। जीपीएस की तरह यह आपको यह नहीं बताता कि मंजिल कहां है, बल्कि यह बताता है कि इस समय कौन सी दिशा में बढ़ना है। इसलिए जो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल समझता है, वो शुरू से ही गलत रास्ते पर है। टेक्निकल एनालिसिस का काम भविष्य बताना नहीं, संभावना को आंकना है। और लेखक बार बार जोर देकर कहते हैं, ट्रेड पॉसिबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। अब बात करते हैं चार्ट्स के 3 लेवल की। हर इंट्राडे ट्रेडर को अपने चार्ट्स को 3 हिस्सों में देखना आना चाहिए। 1, प्राइस एक्शन यानी कैंडल्स क्या कह रही हैं। 2, वॉल्यूम बिहेवियर, क्या उस मूव को सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम। 3, इंडिकेटर कंफर्मेशन, आरएसआई, एमएससीडी या वीवीएपी क्या संकेत दे रहे हैं। इन्हें एक साथ देखना जरूरी है क्योंकि अकेला कोई संकेत भ्रमित कर सकता है, लेकिन तीनों मिलकर दिशा दिखाते हैं। लेखक यहां VWAP की बात को बड़े प्यार से समझाते हैं। VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस दिन की ट्रेडिंग की धुरी है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर है, बाजार में तेजी का दबाव है, अगर नीचे है तो मंदी का संकेत है। VWAP के पास से बाउंस या ब्रेक दोनों मौके होते हैं, लेकिन तभी जब वॉल्यूम और ट्रेंड सपोर्ट कर रहे हों। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक्स की असली भूमिका की। लेखक कहते हैं कि हर कैंडल एक कहानी है। दोजी अनिश्चितता की कहानी है, मरुबोजू आत्मविश्वास की हैमर और शूटिंग स्टार मनोविज्ञान की इन कैंडल्स को आप तब समझ पाते हैं जब आप उन्हें संदर्भ में पढ़ते हैं। किस टाइम फ्रेम पर हैं, ट्रेंड की शुरुआत में हैं या अंत में, क्या वॉल्यूम उनका समर्थन कर रहा है। लेखक हर ट्रेडर को सलाह देते हैं कि वो दिन में कम से कम 20 कैंडल पैटर्न्स की पहचान करे और हर हफ्ते उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझे। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के असली मतलब की। सिर्फ चार्ट पर लाइन खींचना सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता, उसके पीछे कई बार महीनों की भावनाएं, खरीद फरोख्त और डर भरा होता है। लेखक कहते हैं, सपोर्ट इज वेयर फियर स्टॉप्स, रेजिस्टेंस इज वेयर ग्रीड एंड्स। जब एक स्टॉक कई बार नीचे एक ही स्तर से उछलता है
तो समझो वहां डर खत्म हो रहा है, यानी सपोर्ट बन रहा है। जब बार बार एक ही ऊंचाई से गिरता है तो समझो वहां लालच की सीमा आ गई, वही रेजिस्टेंस है। लेवल की ताकत उसकी बारंबारता से बनती है। जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होता है उतनी ही बार वो मजबूत या कमजोर बनता है। अब आते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के महत्व पर। लेखक कहते हैं कि हर ब्रेकआउट खरीदने लायक नहीं होता और हर ब्रेकडाउन बेचने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट बहुत आम है। इसीलिए लेखक एक सिंपल रूल बताते हैं। ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, ब्रेकआउट हो तो पिछले हाई से क्लोजिंग होनी चाहिए, ब्रेकआउट हो तो मार्केट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ एक लाइन के पार जाने को ब्रेकआउट कहना बहुत जल्दीबाजी है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर डिपेंडेंसी की गलती पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो बेचना है, या अगर MACD क्रॉसओवर है तो खरीदना है। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं, इंडिकेटर्स आर गाइड्स नॉट गॉड्स। मतलब कोई इंडिकेटर संदर्भ के बिना कोई मायने नहीं रखता। इंडिकेटर को कैंडल, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ मिलाकर ही समझना चाहिए। लेखक 3 इंडिकेटर्स को खास मानते हैं: VVAP इंट्राडे बायस जानने के लिए, RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जॉन पकड़ने के लिए, MACD डाइवर्जेंस और ट्रेंड स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन बार बार चेतावनी भी देते हैं, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अगर आपने चार्ट पर 7 से 8 इंडिकेटर्स डाल दिए तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिंपल रखिए। लेखक की सलाह है कि हर ट्रेडर को अपने 2 से 3 भरोसेमंद टूल्स चुनने चाहिए और उन्हीं पर माहिर होना चाहिए। इस भाग का सार है, चार्ट्स को किताब की तरह पढ़ो और हर संकेत को भावना की भाषा में समझो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करता है जब आप इसे गणित नहीं, मानव व्यवहार की अभिव्यक्ति समझते हो। अध्याय 3 भाग 2। चार्ट्स को देखने की कला तब और निखरती है जब हम सिर्फ डेटा नहीं बल्कि उसमें छिपी भावना को समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो हर किसी से अपनी सच्चाई नहीं खोलते। आपको उस सच्चाई को देखने की आदत डालनी होगी। इस भाग की शुरुआत होती है एक बेहद अहम विषय से, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप। कोई भी इंट्राडे मूव तभी टिकाऊ होता है जब उसमें वॉल्यूम का वजन हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो यह कमजोरी का संकेत है। अगर गिरावट में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पैनिक सेलिंग, और ऐसे में लॉन्ग पोजीशन लेना आत्मघाती हो सकता है। लेखक एक जबरदस्त तुलना करते हैं, प्राइस इज द कार, वॉल्यूम इज द फ्यूल, विदाउट फ्यूल द कार कांट गो फार। यानी चार्ट में मूवमेंट हो सकती है लेकिन उसका भरोसेमंद होना तभी तय होता है जब वॉल्यूम उसकी पुष्टि करे। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की ताकत की। कई बार प्राइस नई ऊंचाई बना रहा होता है लेकिन RSI या MACD में कमजोरी दिखती है। यह बियरिश डाइवर्जेंस कहलाता है, जो इशारा करता है कि ट्रेंड थक रहा है और गिरावट आ सकती है। इसी तरह बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस नीचे जा रहा होता है लेकिन इंडिकेटर ऊपर चढ़ते हैं, जो बताते हैं कि गिरावट जल्द खत्म हो सकती है। लेखक डाइवर्जेंस को इंट्राडे में एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मानते हैं, जो समय रहते आपको संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस के व्यवहार की। लेखक SMA या EMA को ट्रेंड की दिशा समझने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। खासकर इंट्राडे में 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA को बहुत महत्व देते हैं। इनका एक सिंपल नियम है, प्राइस अगर 20 EMA के ऊपर है और EMA ऊपर झुकी हुई है तो ट्रेंड मजबूत है। अगर 20 EMA नीचे आ रही है और प्राइस उस पर टिक नहीं रहा तो यह कमजोरी का संकेत है। मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे 20 EMA का 50 EMA को पार करना, यह ट्रेंड बदलने का इशारा हो सकता है। लेकिन लेखक चेतावनी भी देते हैं कि सिर्फ क्रॉसओवर देखकर ही ट्रेड न करें, बल्कि देखें कि क्या वॉल्यूम और ट्रेंड अन्य संकेतों से मेल खा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और अहम चीज की, ब्रेकआउट रीटेस्ट। कई बार एक स्टॉक या इंडेक्स जब किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो कुछ समय बाद वह फिर से उसी लेवल पर वापस आता है। अगर वो उस पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह पकड़ लेता है और वहां से ऊपर उछलता है तो यही होता है कंफर्म्ड ब्रेकआउट। लेखक इसे सेकंड चांस एंट्री कहते हैं और इसे सबसे भरोसेमंद अवसरों में मानते हैं, क्योंकि यहां भावनाएं साफ होती हैं। जो पहले छूट गए थे वे अब एंट्री ले रहे हैं और जो शॉर्ट गए थे वो SL हिट होते ही बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रेकआउट के बाद का रीटेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़ी जीत ला सकता है।
अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की शक्ति की, जैसे फ्लैग, पेनेंट, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स आदि। लेखक इन पैटर्न्स को सिर्फ डिजाइन नहीं, ट्रेडर साइकोलॉजी का चित्रण मानते हैं। हर पैटर्न के पीछे एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार छुपा होता है। फ्लैग में तेजी के बाद थोड़ी थकावट, फिर नई तेजी। डबल टॉप में 2 बार प्रयास करके भी प्राइस ऊपर न जाए तो बेचने वाले हावी हो जाते हैं। पेनेंट में एक कंसोलिडेशन जो भविष्य के बड़े मूव की तैयारी दिखाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को कम से कम 10 प्रमुख पैटर्न्स का अभ्यास करना चाहिए और उन्हें लाइव चार्ट्स पर बार बार पहचानने की आदत डालनी चाहिए। अब आते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर, जो इंट्राडे में निर्णायक भूमिका निभाता है। कई बार हम 5 मिनट के चार्ट पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, लेकिन 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर वह ट्रेंड पूरी तरह रिवर्स होता है। इसलिए लेखक एक क्लासिक नियम बताते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करें, ट्रेंड की दिशा जानिए, फिर मिड टाइम फ्रेम से सेटअप की स्थिति देखें और आखिर में छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री और एसएल तय करें। अगर तीनों टाइम फ्रेम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो ही एंट्री करें, वरना आप कन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। आपका काम है कि जब भी कोई बड़ा मूव आए आप पहले से तैयार हों। चार्ट्स वो नक्शा हैं जो आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है, और सोच समझकर। इस अध्याय का सार यही है कि टेक्निकल एनालिसिस में गहराई है, लेकिन उसमें खो जाना नहीं, बल्कि उसे सरलता से समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ही असली कला है। अध्याय 4, भाग 1। ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं होता। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आपको अपने मन को पढ़ना होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक मनोविज्ञान का युद्ध है, जहां हर सेकंड आपकी भावनाएं आपको सही या गलत निर्णय की ओर ले जा सकती हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बेहद सटीक लाइन से, द बिगेस्ट हर्डल इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स द मिरर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही प्रतिबिंब होता है, आपकी लालच, आपका डर, आपकी जल्दीबाजी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक टेक्निकल स्किल है, लेकिन असल में यह इमोशनल स्किल है, और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही लंबे समय में बाजार का खिलाड़ी बनता है। अब बात करते हैं फियर और ग्रीड के असली रूप की। इंट्राडे में ये दोनों भावनाएं सबसे खतरनाक रूप में सामने आती हैं। फियर आपको जल्दी एग्जिट करवा देता है, ग्रीड आपको एसएल हिट तक रोके रखता है। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रखते हैं, प्रॉफिट इज नॉट मेड इन एंट्रीज, इट इज प्रिजर्व्ड इन एग्जिट्स। मतलब आप कितने सही समय पर घुसे ये जरूरी नहीं, आप कब निकले ये तय करता है कि पैसा बना या डूबा। और ये निकलने का फैसला कोई इंडिकेटर नहीं, आपका मानसिक संतुलन करता है। अब हम आते हैं ओवर ट्रेडिंग के जाल पर। कई बार एक ट्रेड अच्छा नहीं जाता और आप उसे निकालने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेखक इसे रिवेंज ट्रेडिंग लूप कहते हैं। यहां आप चार्ट नहीं, अपने गुस्से के हिसाब से बटन दबा रहे होते हैं। इसका समाधान है, हर दिन अधिकतम ट्रेड की सीमा तय करें, जैसे 3 से 5 ट्रेड, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो कोई और ट्रेड नहीं। एक बार लॉस हो जाए तो अगला ट्रेड लेने से पहले 15 मिनट का ब्रेक जरूरी हो। इसे लेखक कूलिंग पीरियड डिसिप्लिन कहते हैं, जो दिमाग को भावनाओं से बाहर निकालकर प्रोफेशनल मोड में लाता है। अब बात करते हैं इम्पेशंस यानी अधीरता की। बहुत से ट्रेडर चार्ट खोलते ही बटन दबाने लगते हैं। उनका मन कहता है कुछ तो करना चाहिए, और यही कुछ उनके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। लेखक एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप डॉक्टर हैं। अगर हर मरीज आते ही आप दवाई दे दें बिना जांच किए तो क्या होगा? ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब आप बिना सेटअप, बिना कंफर्मेशन सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए ट्रेड कर लेते हैं। इसका समाधान है, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सच में एक सेटअप है या सिर्फ मन की बेचैनी? हर ट्रेड को किसी लॉजिक से जोड़िए ताकि मन पर सिस्टम हावी हो सके। अब हम आते हैं ईगो ट्रेडिंग पर। यह वो स्थिति होती है जहां आप मानते ही नहीं कि आप गलत हो सकते हैं। आपने कोई लेवल सोचा और मार्केट उस दिशा में नहीं गया, लेकिन आप हार नहीं मानते और एसएल हटाकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि देख लेना, मार्केट मेरी बात मानेगा। लेखक कहते हैं
The market doesn't care about you. You either follow it or it will leave you behind. जब तक आप अपना ईगो नहीं छोड़ते, आप सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखने के लिए जरूरी है कि आप गलती माने, और गलती मानने के लिए जरूरी है कि आप खुद से बड़ा बाजार को समझें। अब बात करते हैं डिसिप्लिन ड्रिफ्ट की। आपने एक सिस्टम बनाया, एक रूल बेस्ड अप्रोच तैयार की, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा तेज या स्लो हुआ, आपने अपने ही नियम तोड़ दिए। लेखक इसे रूल सबोटाज सिंड्रोम कहते हैं, जहां ट्रेंड, सेटअप, इंडिकेटर सब होते हुए भी आप खुद को धोखा दे बैठते हैं। इसका समाधान है, हर ट्रेड से पहले अपना सिस्टम एक बार रिव्यू करें, एक चेकलिस्ट बनाएं जो आपको हर ट्रेड से पहले यस नो में जवाब दे, जैसे क्या ट्रेंड क्लियर है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, क्या एसएल और टारगेट सेट हैं, क्या इमोशन हावी नहीं हो रहा। अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो बटन मत दबाइए। इस भाग का सार यही है कि टेक्निकल स्किल जितनी जरूरी है, मानसिक अनुशासन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में बड़ा बनने का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें समय रहते रोक पाना। अध्याय 4, भाग 2। जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं तो आप केवल पैसों से नहीं बल्कि मानसिक ताकत से भी दांव लगा रहे होते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर नॉट द वंस हु मेक द बेस्ट ट्रेड्स बट द वंस हु मेक द लीस्ट इमोशनल ट्रेड्स। इस भाग में लेखक हमें उस आंतरिक संरचना की ओर ले जाते हैं जो एक ट्रेंडिंग चार्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, और वो है आपकी मनोवैज्ञानिक संरचना। पहली बात होती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में एक अवास्तविक उम्मीद लेकर आते हैं, हर दिन पैसा बनेगा, हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। अगर एसएल हिट हो गया तो सिस्टम फेल है। ये उम्मीदें ही ट्रेडर की सबसे बड़ी हार का कारण बनती है, क्योंकि जब हकीकत इससे टकराती है तो व्यक्ति या तो आत्मविश्वास खो बैठता है या सिस्टम बदलने लगता है। लेखक यहां स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला नियम है, यू विल लूज ऑफ्टन बट यू विल स्टिल विन इन द एंड। इसलिए जब भी कोई एसएल हिट होता है उसे एक जरूरी खर्च समझिए, न कि हार। एसएल एक खर्च है जो आप उस अवसर के लिए देते हैं जो लंबी अवधि में आपको रिटर्न देगा। अब बात करते हैं सेल्फ ब्लेम और इमोशनल गिल्ट की। बहुत से नए ट्रेडर अपने हर घाटे के बाद खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हूं, मेरा दिमाग कमजोर है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच केवल नुकसान को और बड़ा बना देती है। आपको सीखना होगा कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे व्यापार में कुछ दिन बिक्री कम होती है। ट्रेडिंग को जीवन का प्रमाण मत बनाइए। यह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जहां जीत और हार दोनों नियमित हैं। इसी के साथ लेखक हमें लेकर चलते हैं ट्रेड आइडेंटिटी की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेडर की पहचान क्या होती है? लेखक कहते हैं कि असली ट्रेडर वो नहीं जो स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताता है, बल्कि वो है जो अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। ट्रेडिंग आपकी पहचान नहीं है, यह एक काम है। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं भले ही आपका ट्रेड फेल हो जाए। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट टू आउटकम की। जब आप किसी ट्रेड में इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आप चाहते हैं कि वो जरूर सफल हो, तो आपने उस ट्रेड को इमोशनल बंधन बना लिया है। लेखक इस तरह के ट्रेड को टॉक्सिक ट्रेड कहते हैं। इसका उपाय, हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए। या तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, और दोनों ही केस में आपको अगले अवसर की ओर बढ़ना है। अब बात करते हैं मेंटल स्टॉप लॉस की ताकत की। कई बार लोग चार्ट पर एसएल डालते हैं, लेकिन जब प्राइस वहां पहुंचता है तो वे सोचते हैं थोड़ा और देख लें। यही सोच पूरी पूंजी खत्म कर सकती है। लेखक बार बार कहते हैं, एसएल है केवल एक मूल्य स्तर। इट इज योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ। अगर आपने एसएल तय किया है तो उस पर अडिग रहना सीखिए, क्योंकि एसएल टूटने से ज्यादा खतरनाक चीज है आपकी डिसिप्लिन की हार। इसी तरह लेखक हमें ट्रेड डिटैचमेंट सिखाते हैं। हर ट्रेड को एक सैनिक की तरह लड़ाई में भेजिए। अगर वो जीत जाए तो बढ़िया, अगर हार जाए तो अगला सैनिक तैयार रखिए, लेकिन खुद घायल मत होइए उस हार में। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं मॉर्निंग माइंडसेट और डेली रीसेट की। हर ट्रेडिंग दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए। कल क्या हुआ उससे आज के निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए। लेखक एक टेक्निक बताते हैं जिसे वे माइंड फ्लश कहते हैं। हर सुबह 5 मिनट बैठकर कल के सारे इमोशन और फैसले को बाहर निकालिए। अपनी डायरी में लिखिए,
कल क्या सही किया, क्या गलत किया और आज क्या अलग कर सकते हैं। इससे आपका मन साफ और फोकस्ड रहेगा। अब आते हैं पीयर कंपैरिजन और सोशल ट्रेडिंग टॉक्सिसिटी पर। बहुत बार हम दूसरों को सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई 10% प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 5 गुना रिटर्न, और हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह तुलना सबसे जहरीली आदतों में से एक है। ट्रेडिंग में हर किसी की टाइमिंग, पूंजी, जोखिम लेने की क्षमता और स्ट्रैटेजी अलग होती है। किसी और के परिणाम को देखकर अपने निर्णय लेना आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं ट्रेड योर ओन प्लान, नॉट समवन एल्सेस हाईलाइट रील। और अंत में लेखक एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत पेश करते हैं, इमोशनल कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल कैपिटल। अगर आप मानसिक रूप से थक चुके हैं या परेशान हैं, तो भले ही पैसा हो, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने मन की हालत को समझिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और सबसे मजबूत दिमाग ही सबसे लंबे समय तक टिकता है। अध्याय 5, भाग 1। ट्रेडिंग में सफल होना केवल जानकारी की बात नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम बनाने और उसे रोज फॉलो करने की शक्ति है। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक जबरदस्त वाक्य से, आपका सिस्टम ही आपकी आजादी है। क्योंकि एक ट्रेडिंग सिस्टम आपको मन की उत्तेजना से बचाता है और सोच को एक प्रोसेस में बांधता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग सिस्टम के बिना ट्रेड करते हैं, वो हर बार नई गलती दोहराते हैं, लेकिन जो लोग एक डिसिप्लिन के साथ सिस्टम में रहते हैं, वो गलती से भी सीखते हैं। इस भाग में हम सीखते हैं एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, कैसे उसे टेस्ट किया जाए और कैसे उसमें सुधार लाया जाए। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा सिस्टम 4 हिस्सों से बनता है। 1. ट्रेड एंट्री, 2. स्टॉप लॉस, 3. टारगेट, 4. मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री स्ट्रैटेजी की। बहुत से ट्रेडर कहते हैं यह सेटअप अच्छा लग रहा है, लेकिन लग रहा है ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भावना है। आपको एक साफ सुथरी एंट्री सिस्टम चाहिए, जहां चार्ट पर कोई विशेष संकेत जैसे वीबो ऐप क्रॉस, आरएसआई सपोर्ट, प्राइस पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव सिग्नल दे। लेखक सलाह देते हैं कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी में ये 3 बातें जरूरी होनी चाहिए। प्राइस मूव किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, वॉल्यूम में अचानक बढ़त दिखे, इंडिकेटर जैसे MACD या RSI उसका समर्थन करें। इस तरह की त्रिकोणीय पुष्टि यानी ट्रिपल कंफर्मेशन आपके एंट्री को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन की। लेखक साफ कहते हैं अगर आपका सिस्टम SL के बिना है, तो वह एक सिस्टम नहीं, एक जुआ है। SL तय करने का सबसे आसान तरीका है, एंट्री पॉइंट से पिछले स्विंग लो हाई को SL बनाइए, या फिर ATR एवरेज ट्रू रेंज का 1.5 गुना दूरी रखें। लेकिन बात सिर्फ SL सेट करने की नहीं है, बात है SL को मानने की। कई बार प्राइस SL के पास आता है और आप सोचते हैं थोड़ा और देख लूं। यही थोड़ा आपको बहुत दूर ले जाता है, घाटे की ओर। इसलिए लेखक याद दिलाते हैं SL इज नॉट अ सजेशन, इट इज अ रूल। अब बात करते हैं टारगेट डिसीजन की। लेखक मानते हैं कि इंट्राडे में टारगेट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट आपको ज्यादा दे सकता है, लेकिन आप पहले ही निकल जाते हैं। इसलिए वे 2 तरीके सुझाते हैं। 1. फिक्स्ड टारगेट अप्रोच, जैसे 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड बंद करना दो। ट्रेलिंग SL अप्रोच, जहां आप प्राइस के साथ SL को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, प्राइस जब एंट्री से 1 R आगे जाए तो SL को B ब्रेक इवन पर लाइए, जब 2 R तक जाए तो SL को 1 R पर खिसकाइए और इस तरह धीरे धीरे मुनाफा बढ़ाइए। इस अप्रोच से आपका रिस्क फिक्स रहता है, लेकिन रिवॉर्ड खुला रहता है। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। यह वह हिस्सा है जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। लेखक का नियम है रिस्क पर ट्रेड मस्ट नॉट एक्सीड 1 to 2% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 रुपए का नुकसान सह सकते हैं। इसके लिए जरूरी है पोजीशन साइज तय करना, लॉट साइज को SL के हिसाब से समायोजित करना, एक एक्सेल शीट में हर ट्रेड का ब्यौरा रखना। लेखक इस बारे में एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं। यू शुड नॉट बी एक्साइटेड अबाउट एनी ट्रेड। इफ यू आर, यू आर रिस्किंग टू मच। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को नॉर्मल मानता है, न ज्यादा उम्मीद
न डर। अब हम आते हैं बैक टेस्टिंग और सिस्टम वैलिडेशन पर। बहुत से लोग ट्रेडिंग सिस्टम बस कहीं से पढ़कर शुरू कर देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं इफ यू हैवंट टेस्टेड योर सिस्टम इट इज नॉट योर सिस्टम। बैक टेस्टिंग का मतलब है कम से कम 100 पुराने चार्ट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी को लागू करें। देखें कि 100 में से कितने ट्रेड सफल हुए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ने काम किया, क्या कोई खास मार्केट कंडीशन में सिस्टम फेल हुआ। इन सब के आंकड़ों से आप अपने सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, और यही सुधार आपको धीरे धीरे मास्टर बनाता है। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, आपका सिस्टम ही आपकी रीढ़ है। अगर वह मजबूत है तो आप गिरोगे भी तो फिर उठ खड़े हो पाओगे। अध्याय 5 भाग 2। जब सिस्टम तैयार हो जाए तो अगला सबसे बड़ा काम है सिस्टम को रोज निभाना। लेखक कहते हैं कि एक बार सिस्टम बनाना आसान है, लेकिन उसे हर दिन फॉलो करना वही कर सकता है जिसने ट्रेडिंग को शौक नहीं प्रोफेशन बनाया हो। बहुत से लोग जब सिस्टम से एक बार अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो उत्साह में आकर रूल्स तोड़ने लगते हैं। सोचते हैं अब तो मैं समझ गया हूं, अब एसएल थोड़ा बड़ा भी रख लूं तो चलेगा, या आज वॉल्यूम नहीं है लेकिन पैटर्न तो अच्छा लग रहा है। लेखक चेतावनी देते हैं योर वर्स्ट लॉसेस विल ऑलवेज कम राइट आफ्टर योर बिगेस्ट विंस, क्योंकि जीत के बाद आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास पनपता है और वही आपको सिस्टम के बाहर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाएं, क्या मैं अपने सिस्टम के अनुसार काम कर रहा हूं? क्या मैं इमोशन नहीं लॉजिक से निर्णय ले रहा हूं? अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी विषय की, सिस्टम अडेप्टेबिलिटी। कोई भी सिस्टम हर समय नहीं चलता। बाजार कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी साइडवेज, कभी हाईली वॉलेटाइल और कभी फ्लैट। अगर आप सिर्फ एक ही टाइप के मार्केट में ट्रेड करने के लिए सिस्टम बनाएंगे तो बाकी समय आप फंस सकते हैं। लेखक की सलाह है कि आपको अपने सिस्टम के 2-3 वर्जन तैयार करने चाहिए। 1 ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, 2 रेंज बाउंड मार्केट के लिए, 3 ब्रेकआउट मार्केट के लिए, और हर सुबह सबसे पहला काम हो मार्केट मूड डिटेक्शन, यानी प्री मार्केट में समझिए कि आज का मूड क्या है, तेजी, मंदी या अनिश्चितता। फिर उसी के अनुसार अपने सिस्टम को स्विच या एडजस्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं एक और प्रोफेशनल आदत की, ट्रेड जर्नलिंग। लेखक इसे सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं क्योंकि 90% ट्रेडर्स अपने पिछले ट्रेड का लेखा जोखा नहीं रखते, जबकि जर्नल ही वो आईना होता है जिसमें आप अपनी गलतियां देख सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल में ये बातें होनी चाहिए, एंट्री और एक्सिट टाइम, प्राइस लेवल, कारण, सेटअप, सिग्नल, रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड के बाद भावना, इमोशन, फील्ड। सीखा क्या? लेखक एक जबरदस्त टेक्निक बताते हैं, वीकली ट्रेड रिव्यू। हर हफ्ते एक दिन बैठिए और अपने पूरे हफ्ते के जर्नल को देखिए। कौन से सेटअप्स काम कर रहे हैं, किन वजहों से घाटा हो रहा है, क्या एसएल के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्या मन से ज्यादा ट्रेड लिए गए। इस रिव्यू से आप हर हफ्ते एक नया वर्जन बनते हैं, एक बेहतर ट्रेडर का। अब हम बात करते हैं सिस्टम फटीग की। यह तब होता है जब आप रोज रोज एक जैसे नियम फॉलो करते हुए थकने लगते हैं और मन कहता है चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेखक कहते हैं द मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट क्रिएटिविटी। ट्रेडिंग में रोज कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोज वही पुराने काम सही ढंग से करने की जरूरत होती है। अगर सिस्टम से ऊब लग रही है तो बदलाव चार्ट में नहीं, दिमाग में करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लो, एक्सरसाइज करो, ध्यान लगाओ, लेकिन सिस्टम मत तोड़ो। अगला विषय है सिस्टम अपग्रेडेशन। लेखक मानते हैं कि हर सिस्टम को हर कुछ महीने बाद ट्यून करना जरूरी है। जैसे कार की सर्विसिंग होती है, वैसे ही आपके सिस्टम को भी सुधार चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हर बदलाव डेटा के आधार पर हो, भावना के आधार पर नहीं। अगर आपने बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रैकिंग में पाया कि आपका एसएल ज्यादा टाइट है, तब जाकर उसे थोड़ा ढीला करें। अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक काम नहीं कर रहा तो रेशियो को रीवर्क करें। सिस्टम को अपडेट जरूर करें, लेकिन इंपल्स में नहीं, डेटा के आधार पर। अंत में लेखक हमें एक गहरा मैसेज देते हैं, अ सिस्टम इज नॉट जस्ट अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ कमिटमेंट। आपका सिस्टम वो वादा है जो आपने खुद से किया है कि चाहे बाजार कैसा भी हो, आप उसी रास्ते पर चलेंगे जो आपने तय किया है। इस पूरे भाग का सार यही है कि असली पैसा ट्रेंड पकड़ने में नहीं, नियम निभाने में है।
और नियम वो ही निभा पाता है जो रोज अपने अंदर एक अनुशासित फौजी को जिंदा रखता है। अध्याय 6, भाग 1। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि उन्हें बाजार की दिशा नहीं पता होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें टाइमिंग नहीं आती। इस अध्याय की शुरुआत एक सटीक लाइन से होती है, राइट ट्रेड एट द रॉन्ग टाइम इज स्टिल द रॉन्ग ट्रेड। लेखक हमें बताते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। यह अध्याय पूरी तरह समर्पित है इस कला को समझने के लिए कि कब एंट्री लेनी चाहिए, कब बैठकर इंतजार करना चाहिए और कब बाहर निकल जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे टाइम सेगमेंट्स की। लेखक ट्रेडिंग डे को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, ओपनिंग आवर, सुबह 9:15 से सुबह 10 बजे तक। 2, मिड डे लल, 10:30 AM to 1:30 PM। 3, पावर आवर, 1, 30 बजे शाम से 3:15 शाम। हर सेगमेंट की अपनी खास प्रकृति होती है और आपको उसी के अनुसार रणनीति बनानी होती है। ओपनिंग आवर में बाजार सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। यहां पर खबरें, गैप अप डाउन, ओवरनाइट पोजीशनिंग सबका असर होता है। यह समय तेज मूव्स के लिए जाना जाता है और गलतियां भी सबसे ज्यादा यहीं होती हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो ओपनिंग आवर में ट्रेड करने से बचें। थोड़ा बैठिए, बाजार को देखने दीजिए, उसकी दिशा स्पष्ट होने दीजिए। मिड डे लुल में बाजार अक्सर साइडवेज होता है। यहां ट्रेडर थक जाते हैं, FIIs आराम करते हैं और मूवमेंट सीमित होता है। यह समय रेंज बाउंड ट्रेड्स के लिए ठीक होता है, जैसे VWAP बाउंस, सपोर्ट से बाय या रेजिस्टेंस से सेल। लेकिन यहां ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पावर आवर यानी दिन का अंतिम चरण, यह तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस वापस एक्टिव होते हैं और आखिरी घंटे में दिन का रुख पूरी तरह बदल सकता है। लेखक इसे स्मार्ट मनी हॉर कहते हैं क्योंकि यहीं पर इंस्टीट्यूशंस असली दांव लगाते हैं। अब बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी टाइम बेस्ड सेटअप्स की। लेखक के अनुसार कुछ सेटअप टाइम के आधार पर ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB। 9:15 से 9:30 की रेंज को ब्रेक करना एक पावरफुल संकेत होता है। अगर प्राइस इस रेंज को वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो वह एक संभावित ट्रेंडिंग डे का इशारा देता है। मिड डे पुलबैक, अगर कोई स्टॉक सुबह तेज भागा और फिर मिड डे में VWAP तक वापस आया और वहां से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने लगे, तो यह एक अच्छा री एंट्री पॉइंट होता है। क्लोजिंग रेंज एक्सेलरेशन, आखिरी 30 मिनटों में अगर किसी स्टॉक में तेजी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो यह अगले दिन के लिए कंटिन्यूएशन मूव का संकेत हो सकता है। इन सेटअप्स को टाइम के साथ जोड़ने से उनकी गुणवत्ता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब हम आते हैं अवॉइडिंग लंच टाइम ट्रैप्स पर। बहुत से ट्रेडर 12:30 से 1:30 के बीच एंट्री लेते हैं जब मार्केट शांत होता है। यह सबसे खतरनाक समय होता है क्योंकि यहां कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती और वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। लेखक सलाह देते हैं कि इस समय कोई नया ट्रेड न लें। अगर कोई ट्रेड चल रहा है तो SL ट्रेल करके बैठें और खुद को मानसिक रूप से ताजा करें। अब बात करते हैं न्यूज और अनाउंसमेंट्स के समय की टाइमिंग। इंट्राडे में कई बार अचानक कोई खबर आती है। RBI की रिपोर्ट, सरकार की पॉलिसी, कंपनी के रिजल्ट्स या M&A घोषणाएं। लेखक कहते हैं When in doubt, stay out। ऐसे समय पर ट्रेड करने से बचना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। खबर के बाद 15 मिनट तक बाजार को मूव करने दीजिए, फिर जब दिशा और सस्टेनेबिलिटी साफ हो जाए तभी एंट्री करें। इसका एक कारण यह भी है कि फेक मूव्स सबसे ज्यादा न्यूज के समय होते हैं। शुरू में तेज ऊपर, फिर अचानक नीचे। यह व्हिपसॉ मूव आपको SL मारकर बाहर कर देता है। अब आते हैं टाइम बेस्ड कॉन्फर्मेशन पर। बहुत बार लोग जल्दी में एंट्री ले लेते हैं, जैसे ही कैंडल एक रेजिस्टेंस को छूती है वे बाय कर लेते हैं। लेखक सिखाते हैं कि केवल प्राइस ब्रेक ही काफी नहीं, बल्कि आपको टाइम कंफर्मेशन भी चाहिए। मतलब अगर 5 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो एंट्री उससे अगली कैंडल में करें जब ब्रेकआउट सस्टेन करता दिखे। यह टाइम कॉन्फर्मेशन आपको फेक ब्रेकआउट से बचाता है। लेखक इसे वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज नियम कहते हैं, जो सरल है लेकिन कई SL से बचा सकता है। इस पूरे भाग का संदेश यह है, ट्रेडिंग में समय का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेटअप का। बाजार की चाल को समझना और उसके समय के साथ चलना ही इंट्राडे में सफलता की असली कुंजी है।
अध्याय 6। भाग 2। बाजार हर समय चल रहा होता है, लेकिन हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। लेखक हमें सिखाते हैं कि इंट्राडे का असली खेल है राइट ट्रेड, राइट टाइम, और सही समय पहचानने की क्षमता किसी किताब से नहीं, अनुभव और अनुशासन से आती है। इस भाग में बात करते हैं टाइम फिल्टर्स, यानी समय से जुड़ी वो फिल्टरिंग जो एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल बनाती है। लेखक कहते हैं कि कई बार ट्रेडिंग में हार का कारण खराब स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि गलत टाइमिंग होती है। जैसे अच्छी स्ट्रैटेजी को लंच टाइम में लागू करना, ब्रेकआउट से ठीक पहले एग्जिट कर जाना, दिन के आखिरी 10 मिनट में नई पोजीशन खोल लेना, इन सब का हल है टाइम फिल्टर्स। अब हम बात करते हैं टाइम टू स्टे अवे रूल्स की। लेखक बताते हैं कि कुछ खास समय ट्रेडिंग से दूर रहना ही बेहतर होता है। 1. मार्केट ओपन के पहले 5 मिनट 9:15 से लेकर 9:20। यहां भावनाएं हावी होती हैं, ट्रेडिंग लॉजिक नहीं। 2. न्यूज अनाउंसमेंट्स या पॉलिसी रिलीज के 10 से 15 मिनट पहले और बाद, क्योंकि यह समय सबसे अधिक अनिश्चित होता है। 3. एक्सपायरी डेज के आखिरी घंटे। ऑप्शंस में अव्यवस्थित मूव्स आते हैं जो एसएल को बार बार हिट करते हैं। अब बात करते हैं टाइम अलाइनमेंट विद इंडिकेटर्स की। लेखक कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं और आरएसआई 30 मिनट पर, तो दोनों के टाइम फ्रेम्स अलग होने से कंफ्यूजन होता है। इसलिए आपका इंडिकेटर टाइम फ्रेम और प्राइस एक्शन टाइम फ्रेम अलाइंड होना चाहिए। मतलब, अगर आप 5 मिनट पर प्राइस देख रहे हैं तो 5 या 15 मिनट के इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, और अगर आप 15 मिनट पर प्राइस देख रहे हैं तो आरएसआई MACD भी उसी पर सेट करें। अब हम आते हैं टाइम स्टॉप लॉस पर। यह एक अनदेखा लेकिन कमाल का विचार है कि कभी कभी प्राइस एसएल तक न पहुंचे, लेकिन समय बीत जाए और ट्रेड आगे न बढ़े। ऐसे में लेखक सलाह देते हैं कि एक टाइम स्टॉप लॉस भी तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया लेकिन 15 से 20 मिनट तक प्राइस वहीं अटका रहा, तो वो एक नॉन कंफर्मिंग सेटअप है और वहां से निकल जाना ही बेहतर है। यह आपको कैपिटल को रोकने और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बचाता है। अब बात करते हैं टाइम बेस्ड वॉल्यूम ट्रैप्स की। लेखक कहते हैं कि कई बार वॉल्यूम स्पाइक दिखता है, लेकिन वह फेक होता है, खासकर दिन के पहले या आखिरी 5 से 10 मिनट में। इसलिए वॉल्यूम को भी टाइम के साथ समझना जरूरी है। अगर दोपहर 12 बजे कोई अचानक स्पाइक आता है, तो वह इंस्टीट्यूशंस का नहीं, रिटेल पैनिक का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम की वैधता जानने के लिए उसे दिन के समय के अनुसार परखिए। सुबह और दोपहर के वॉल्यूम का नेचर अलग होता है, और यह समझना ही टाइम इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं ट्रेड एग्जिट टाइमिंग की। बहुत से लोग गलत समय पर एग्जिट करते हैं, या तो डर के कारण जल्दी निकल जाते हैं या लालच में देर से बाहर होते हैं। लेखक एग्जिट के लिए 2 शानदार नियम बताते हैं। 1. टारगेट टाइम एग्जिट। अगर आप 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो 30 से 45 मिनट में वह अपने नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय ले रहा हो तो या तो ट्रेलिंग एसएल रखिए या एग्जिट लीजिए। 2. मोमेंटम फेड एग्जिट। अगर प्राइस आपके टारगेट की ओर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी गिरने लगे, तो वह संकेत है कि मूव खत्म हो सकता है। इससे पहले कि रिवर्सल हो, एग्जिट करना समझदारी है। अब बात करते हैं डेली टाइम रूटीन फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। लेखक एक पूरा शेड्यूल बताते हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को अपनाना चाहिए। 8:30 से 9 बजे तक ग्लोबल मार्केट रिव्यू एंड प्री मार्केट न्यूज, 9 AM to 9:15 AM, स्टॉक सिलेक्शन एंड लेवल्स मार्किंग, 9:15 AM to 9:30 AM, फर्स्ट 15 मिनट मार्केट मूड ऑब्जर्वेशन, 9:30 AM to 11 AM, एक्टिव ट्रेडिंग विंडो, 11 AM to 1:30 PM, लाइट ट्रेडिंग, री एंट्री अपॉर्चुनिटीज, 1:30 PM to 3:15, अपराह्न, पावर हार्ड ट्रेडिंग, 3:30 अपराह्न से 4 बजे, अपराह्न, ट्रेड रिव्यू एंड डायरी एंट्री। यह रूटीन केवल समय नहीं, मानसिक अनुशासन को दर्शाता है। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं, टाइमिंग नहीं एक कौशल है, इट्स अ माइंडसेट ऑफ पेशेंस। जो इंतजार करना जानता है वही सही समय पर चलता है। इस पूरे भाग का सार यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग ही असली ब्रह्मास्त्र है, और जो समय को समझ गया उसने आधी जंग जीत ली। अध्याय 7, भाग 1। ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया हिस्सा है मनी मैनेजमेंट। लोग घंटों तक चार्ट देखते हैं, नए इंडिकेटर्स खोजते हैं, लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आती है
तो पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर होता है, नुकसान की योजना नहीं बनती। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाली लाइन से करते हैं। ट्रेडर्स डोंट लूज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एनालिसिस, दे लूज बिकॉज ऑफ रॉन्ग मनी डिसीजंस। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ भी फेल हो सकते हैं अगर आप रिस्क और पोजीशन साइज को नहीं समझते। इसलिए यह अध्याय आपके ट्रेडिंग करियर का रीढ़ बन सकता है अगर आप इसे आत्मसात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड की। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड में आपको कितना पैसा जोखिम में डालना चाहिए, यह तय करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। उनका रूल सीधा है, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 1000 से 2000 तक होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं, इतना कम रिस्क में फायदा कैसे होगा? तो लेखक जवाब देते हैं, आप आज जीतने के लिए यहां नहीं हैं, यू आर हियर टू सर्वाइव टुमारो। ट्रेडिंग की असली जीत 1 या 2 ट्रेड से नहीं, बल्कि 100 छोटे ट्रेड्स में धीरे धीरे बनी पूंजी से होती है। अब हम बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की कला की। लेखक इसे द आर्ट ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। मान लीजिए आपका एसएल एक ट्रेड में 10 रुपए का है और आप 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको 100 शेयर खरीदने चाहिए बस। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरे कैपिटल का 50% एक ही ट्रेड में डाल देते हैं, फिर कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया। मार्केट ने कुछ नहीं किया, आपने अपना रिस्क नहीं गिना। पोजीशन साइजिंग तय करने के लिए लेखक एक फार्मूला बताते हैं, लॉट साइज, रिस्क पर ट्रेड, स्टॉप लॉस पर शेयर। इसे एक्सेल में बनाइए और हर बार बिना भावना के लॉट साइज निकालिए। अब बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन की। बहुत से लोग एक ही ट्रेड में पूरी पूंजी झोंक देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कैपिटल इज लाइक एम्यूनिशन, डोंट शूट इट ऑल एट वंस। इसे 3 हिस्सों में बांटिए। प्राइमरी कैपिटल, कोर ट्रेड्स के लिए अपॉर्चुनिटी रिजर्व, अचानक दिखने वाले सेटअप्स के लिए इमरजेंसी बफर। जब आपके लगातार 3 से 5 ट्रेड गलत हो जाएं, तो खुद को रोकने के लिए अब हम आते हैं ट्रेड पिरामिडिंग और स्केलिंग पर। जब एक ट्रेड चल रहा हो और वो सही दिशा में जा रहा हो, तो क्या उसमें और क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है? लेखक कहते हैं हां, लेकिन सिर्फ जब ट्रेड पहले से प्रॉफिट में हो, एसएल अब बीई ब्रेक इवन पर आ चुका हो और नए पॉइंट पर भी क्लियर सेटअप हो। इस रणनीति को कहते हैं एड ऑन विनर्स, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, लेकिन रिस्क को नहीं बढ़ाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेड घाटे में जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, होपिंग कि अब तो ऊपर आएगा। लेखक इसे कहते हैं डिगिंग अ डीपर होल और चेतावनी देते हैं कभी भी एक हारे हुए व्यापार में जोड़ न दें। अब हम बात करते हैं डेली लॉस लिमिट की। लेखक का सीधा नियम है, इफ यू लूज मोर देन 3% ऑफ योर कैपिटल इन अ डे, स्टॉप ट्रेडिंग। क्योंकि उस दिन आपका मानसिक संतुलन टूट चुका है और आगे के फैसले भावना से होंगे, लॉजिक से नहीं। इसी तरह वीकली लॉस लिमिट भी सेट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 6% से ज्यादा की गिरावट हो जाए एक हफ्ते में, तो 1-2 दिन का ब्रेक लेना जरूरी है। लेखक कहते हैं कैपिटल की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अब बात करते हैं प्रॉफिट विथड्रॉवल वर्सेस कंपाउंडिंग पर। जब कोई ट्रेडर 3 से 6 महीनों तक लगातार पैसा कमाता है, तो सवाल उठता है, क्या प्रॉफिट निकालना चाहिए या कैपिटल में जोड़ना चाहिए? लेखक मानते हैं कि शुरुआती फेज में हर बार पूरा प्रॉफिट रीइन्वेस्ट मत करिए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकालिए। इससे मानसिक सुरक्षा बढ़ती है, डर कम होता है, लालच नियंत्रित होता है, और जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी बढ़े तो ग्रेजुअल कंपाउंडिंग शुरू कीजिए। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात की, रिस्क ऑफ रूइन। इसका मतलब है आपका ट्रेडिंग अकाउंट कब पूरी तरह खत्म हो सकता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर ट्रेड में 10% या उससे ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो सिर्फ 10 ट्रेड की लगातार हार में आपकी पूंजी 100% खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप 1% पर ट्रेड करते हैं, तो 50 लगातार लॉसेस भी आपको मैदान से बाहर नहीं करेंगे। इसीलिए लेखक बार बार दोहराते हैं, योर बिगेस्ट एज इज नॉट इन एंट्रीज, इट इज इन मनी कंट्रोल। अध्याय 7, भाग 2। ट्रेडिंग में जो लोग जिंदा रहते हैं वही आगे जाकर जीतते हैं, और जिंदा रहने का पहला नियम है मनी मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं मार्केट्स डोंट किल ट्रेडर्स, देयर लैक ऑफ डिसिप्लिन डज। इस भाग में हम मनी मैनेजमेंट की उन बारीकियों को समझते हैं जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से असली फर्क पैदा होता है। अब हम बात करते हैं
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। ये ट्रेडिंग की रीढ़ है। लेखक के मुताबिक आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कम से कम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड दे। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 200 रुपए होना चाहिए। बहुत से ट्रेडर 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड देते हैं, 1 या उससे भी कम रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मार्केट उल्टा न चला जाए। लेकिन लेखक एक दमदार लाइन में समझाते हैं, इफ योर रिस्क इज ग्रेटर देन योर रिवॉर्ड, इवन अ हाई विन रेट वोंट सेव यू। इसके उलट अगर आपका रिवॉर्ड ज्यादा है तो कम विन रेट होने पर भी आप फायदे में रहेंगे। उदाहरण, अगर आप 1 से 2 के आरआर पर ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ 40% ट्रेड सही जा रहे हैं, तब भी आप मुनाफे में होंगे। इसलिए अपने सिस्टम को इस हिसाब से डिजाइन करिए कि एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस हो। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर, जो मुनाफे को बचाने का सबसे बेहतर तरीका है। लेखक इसे डायनामिक प्रॉफिट लॉकिंग कहते हैं। जब एक ट्रेड आपके पक्ष में चलता है तो एसएल को भी साथ साथ ऊपर खिसकाइए, लेकिन यह एसएल ऐसी जगह हो जहां नॉइस न हो, यानी हर छोटी मोटी गिरावट से एसएल न हिट हो जाए। ट्रेल एसएल के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। प्राइस, जब एंट्री से 1 आर ऊपर जाए एसएल को बी पर लाइए, जब 2 आर तक जाए तो एसएल को 1 आर पर, और जैसे जैसे प्राइस बढ़े उसी रेशियो से एसएल भी बढ़ाते रहिए। इससे अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो आप जीरो पे नहीं, प्रॉफिट पे बाहर होंगे। अब आते हैं एक एडवांस्ड मनी मैनेजमेंट आइडिया पर, केली क्राइटेरियन। यह एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो बताता है कि कितने प्रतिशत पूंजी को आप एक ट्रेड में लगाएं। केली फॉर्मूला F खंशीस BP Q B, जहां F खंशीस कैपिटल फ्रैक्शन टू बी यूज्ड, B खंशी नेट ऑड्स रिसीव्ड, P खंशीस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, Q खंशी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 1 - P। लेखक सलाह देते हैं कि कैली का पूरा उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे हाफ कैली या क्वार्टर कैली करके इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इक्विटी कर्व ट्रैकिंग की। ट्रेडिंग जर्नल तो जरूरी है ही, लेकिन इक्विटी कर्व आपको साफ साफ दिखाती है कि आप ग्रो कर रहे हैं या डूब रहे हैं। लेखक सुझाव देते हैं, हर ट्रेड के बाद कैपिटल को प्लॉट करो, एक लाइन ग्राफ बनाओ, हर महीने उसका रिव्यू करो। अगर आपकी इक्विटी लगातार गिर रही है तो यह आपके सिस्टम में खराबी या आपकी मनोस्थिति की चेतावनी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की। जब आप 3 से 4 महीने लगातार मुनाफा कमा लेते हैं तो सवाल होता है, अब इस पैसे का क्या करें? लेखक 3 हिस्सों में प्रॉफिट को बांटने का सुझाव देते हैं। 1, 50% रिवेस्ट, कैपिटल बढ़ाने के लिए। 2, 30% विदड्रॉ, रिवॉर्ड और मानसिक सुकून के लिए। 3, 20% सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड आदि में हेडिंग के लिए। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी संतुलित रहती है और ग्रीड भी कंट्रोल में आता है। अब हम बात करते हैं स्केलिंग स्ट्रेटजी की। आपका कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग साइज भी बढ़ानी होगी, लेकिन अचानक नहीं। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आपका अकाउंट 20 से 25% बढ़े तब आप पोजीशन साइज को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। ये स्लो स्केलिंग आपको मार्केट से मैच करने का समय देता है, बिना मानसिक दबाव के। अंत में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, यू शुड बी मोर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग कैपिटल देन मिसिंग अ ट्रेड। क्योंकि मौके तो हर दिन मिलेंगे, लेकिन अगर पूंजी गई तो आप मैदान में ही नहीं रहेंगे। इस पूरे अध्याय का सार यही है, पैसा कमाना आपकी स्ट्रैटेजी से जुड़ा है, लेकिन पैसा बचाना सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट से जुड़ा है। और अगर आप पैसा नहीं बचा पाए तो कोई भी जीत टिकाऊ नहीं होगी। अध्याय 8, भाग 1। ट्रेडिंग की दुनिया में जो सबसे ताकतवर लेकिन सबसे अनदेखा हथियार है वो है मन का नियंत्रण। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक लाइन से करते हैं जो सीधे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है। यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर इमोशंस। कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी बढ़िया सिस्टम क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग संतुलन में नहीं है तो आपका हर ट्रेड जुए में बदल सकता है। इस अध्याय में हम उन मानसिक गलतियों की बात करेंगे जो हर ट्रेडर करता है और उन पर काबू पाने के उपाय भी। सबसे पहले बात करते हैं फियर और ग्रीड की। ये दोनों भावनाएं हर ट्रेडर के मन में हर दिन चलती हैं। फियर तब आता है जब आपने 2-3 लगातार लॉस देखे हों, फिर आप अच्छे ट्रेड्स को भी मिस करने लगते हैं। ग्रीड तब आता है जब 2-3 अच्छे प्रॉफिट हो जाएं, फिर आप ओवर ट्रेड करते हैं और सारे गेन्स मिटा बैठते हैं। लेखक कहते हैं, फियर मेक्स यू स्किप गुड ट्रेड्स,
ग्रीड मेक्स यू एंटर बैड वंस। इसका समाधान सिर्फ एक चीज में है, प्रोसेस पर फोकस। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने ट्रेड जर्नल में सब रिकॉर्ड किया? क्या मैंने रिस्क ठीक से गिना? जब आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट की चिंता कम होगी और वही मन को शांत करेगा। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की आदत पर। यह सबसे आम लेकिन सबसे घातक बीमारी है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग लॉस के बाद खुद को साबित करने के चक्कर में बार बार ट्रेड लेते हैं। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और यह हमेशा खत्म होता है कैपिटल के नुकसान से। लेखक एक तरीका बताते हैं, 3 स्ट्राइक रूल। अगर आपके लगातार 3 ट्रेड एसएल पर जाएं, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। कम से कम 30 मिनट ब्रेक लो, बाहर टहलो और खुद को रीसेट करो। अब हम आते हैं FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट पर। जब आप देखते हो कि कोई स्टॉक भाग रहा है तो आपको लगता है अगर अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा, और आप उस मूव का आखिरी हिस्सा पकड़ने की कोशिश करते हो। लेखक कहते हैं, यू नेवर मिस अ ट्रेड, यू जस्ट मिस अ लॉस। अगर वो स्टॉक पहले ही 5% ऊपर जा चुका है और आप उसमें अभी भी कूद रहे हो, तो आप सेटअप नहीं पकड़ रहे, आप सिर्फ भावना पकड़ रहे हो। इसका समाधान है हर सुबह खुद को याद दिलाना, मार्केट्स गिव न्यू अपॉर्चुनिटीज एवरी डे, मिसिंग वन इज ओके। अब बात करते हैं होप ट्रेडिंग की। ये वो समय होता है जब आपका ट्रेड उल्टी दिशा में जा रहा है, लेकिन आप SL नहीं लगाते, सोचते हो शायद अब ऊपर आ जाए, और धीरे धीरे वो लॉस बढ़ता जाता है। लेखक इस होप को साइलेंट किलर कहते हैं। उनका सुझाव है, SL पहले से तय होना चाहिए। एंट्री के समय SL अपने सिस्टम पर हो, न कि भावना पर, और सबसे जरूरी, SL लगाकर छोड़ दो, उसे बार बार मत देखो। अब हम आते हैं ट्रेड डिपेंडेंसी पर। बहुत से लोग एक ही ट्रेड से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। अगर ये चल गया तो आज का नुकसान निकल जाएगा, बस ये एक ट्रेड सही हो जाए। लेखक इसे इमोशनल लेवरेज कहते हैं, जो सबसे खतरनाक मानसिक जुआ है। इसके लिए एक अभ्यास बताए गए हैं। हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को बोलो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, इट डजंट डिफाइन मी। इस सोच से आप एक ट्रेड पर मानसिक दबाव नहीं डालते और शांत दिमाग से निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन फटीग पर। जब आप लगातार 5 से 6 दिनों तक नियमों का पालन करते हो, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं होता, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप सोचते हो, आज थोड़ा अलग करते हैं, और वहीं से फिसलन शुरू होती है। लेखक इसे ट्रेडिंग की सबसे असली परीक्षा कहते हैं, क्योंकि असली अनुशासन तब दिखता है जब आपको उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। इसीलिए लेखक एक सुझाव देते हैं, हर सप्ताह का अंत अपने ट्रेडिंग प्रोसेस के रिव्यू से करो। क्या मैंने SL बदला? क्या मैंने ट्रेड जर्नल पूरा किया? क्या कोई ट्रेड भावना से लिया गया? अगर जवाब हां है, तो अगली हफ्ते एक सुधार की योजना बनाओ। इस भाग का संदेश है, माइंडसेट है आपका ट्रेडिंग एज, चार्ट तो सबके पास है। अध्याय 8, भाग 2। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां असली मुकाबला स्क्रीन के बाहर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर होता है। लेखक इस भाग में हमें उन गहराइयों तक ले जाते हैं जहां फियर, डाउट, रिग्रेट और ओवर कॉन्फिडेंस का खेल चलता है। और अगर इन भावनाओं को समय रहते नहीं समझा गया, तो वे आपको ट्रेडिंग से बाहर कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं लॉस एक्सेप्टेंस से। हर ट्रेडर को नुकसान होता है, लेकिन सभी ट्रेडर उसे एक जैसा नहीं लेते। कोई नुकसान होते ही खुद को कोसने लगता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। तो कोई कहता है, बाजार ही खराब है। लेखक समझाते हैं कि जब आप लॉस को पर्सनल ले लेते हो, तो आप इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हो। इसका इलाज है डिटैचमेंट विथ आउटकम। हर ट्रेड से पहले खुद को बोलिए, यह ट्रेड एक प्रयोग है, सक्सेस और फेलियर, इट टीचेस मी। अब हम आते हैं मेंटल रिकवरी मैकेनिज्म पर। अगर लगातार 4 से 5 लॉस हो जाएं, तो मन थकने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है। इस स्थिति को लेखक कहते हैं साइकोलॉजिकल ड्राउन डाउन। ऐसे समय एक रीसेट रूटीन जरूरी है। 1 से 2 दिन बिना ट्रेड किए सिर्फ मार्केट को देखिए। 2 पुराने ट्रेड्स का रिव्यू कीजिए। हार क्यों हुई, उसमें सीख क्या थी। 3 छोटे ट्रेड्स से दोबारा शुरुआत कीजिए, जहां रिस्क बेहद कम हो। लेखक यह भी कहते हैं, इट्स ओके टू फील वीक, इट्स नॉट ओके टू ट्रेड वीक। अब बात करते हैं माइंड ट्रैप्स ऑफ सक्सेस की।
लोग सोचते हैं कि मानसिक संघर्ष सिर्फ लॉस के समय होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तब आता है जब आप लगातार जीत रहे होते हैं। इस स्टेज को लेखक कहते हैं द यूफोरिया ट्रैप। इसमें आपको लगने लगता है कि अब आप हर ट्रेड जीत सकते हैं। एसएल छोटा लगने लगता है, रूल्स ढीले पड़ने लगते हैं और क्वांटिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं, लगातार 4 से 5 विनिंग ट्रेड्स के बाद एक दिन का पॉज लीजिए। रिविजिट करें कि आपने रूल्स को कितना फॉलो किया। खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए पिछले बड़े लॉस की डायरी पढ़िए। अब हम आते हैं सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग पर। आप हर दिन अपने दिमाग से क्या बातें करते हैं, यही आपके व्यवहार को तय करता है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेडर को दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करनी चाहिए। मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। आई फॉलो माई रूल्स विदाउट इमोशंस। आई एक्सेप्ट बोथ प्रॉफिट एंड लॉस विद ग्रेस। आई ट्रेड टू सर्वाइव, नॉट टू इम्प्रेस। यह सेल्फ टॉक कोई मोटिवेशन नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक रीसेट है जो आपको बार बार अपने सच्चे उद्देश्य की याद दिलाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की। जब आप किसी को दिखाने के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे फैमिली को प्रूफ देना या सोशल मीडिया पर रिजल्ट्स डालना, तो आपका डिसीजन मेकिंग बायस से भर जाता है। लेखक एक लाइन में इसे खत्म करते हैं, डोंट ट्रेड टू प्रूव, ट्रेड टू प्रोग्रेस। अगर आप हर दिन सिर्फ सीखने, लागू करने और सुधारने के लिए ट्रेड करते हैं, तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अपने आप दूर हो जाती है। अब हम आते हैं मेंटल जर्नलिंग पर। हम सब ट्रेड जर्नल रखते हैं, जहां एंट्री, एग्जिट, एसएल, आरआर लिखा जाता है। लेकिन लेखक एक अलग जर्नल का सुझाव देते हैं, मेंटल जर्नल, जहां आप लिखें, आपने ट्रेड लेते समय क्या सोचा, एएसएल हिट होने पर कैसा लगा, किसी लॉस के बाद आप कैसे रिएक्ट हुए, आपने अपने नियम क्यों तोड़े। इससे आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स समझ में आते हैं और अगली बार आप वैसी गलती करने से पहले खुद को रोक पाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल इज नॉट नेचुरल, इट इज ट्रेन्ड। हर रोज का अभ्यास, हर नुकसान से मिली सीख और हर सेल्फ रिव्यू आपको एक मजबूत ट्रेडर बनाता है। यह अध्याय हमें एक स्पष्ट और कड़वा सच बताता है कि आपकी ट्रेडिंग की सफलता आपके टेक्निकल ज्ञान से नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन से तय होती है। अध्याय 9, भाग 1। अगर आपने ट्रेडिंग में तकनीक सीख ली, मनी मैनेजमेंट समझ लिया और मानसिक नियंत्रण भी पा लिया, तो क्या आप सफल ट्रेडर बन चुके हैं? लेखक जवाब देते हैं, नहीं अभी तक, क्योंकि आखिरी लेकिन सबसे अहम चीज बची है, कंसिस्टेंसी। इस अध्याय की शुरुआत लेखक एक खतरनाक सच से करते हैं, इन ट्रेडिंग बीइंग ओकेजनली राइट इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली गुड। यानी वो ट्रेडर जो कभी कभी बड़ा मुनाफा करता है लेकिन बीच बीच में बड़ा नुकसान भी उठाता है, वो कभी वाकई सफल नहीं हो सकता। सच्ची सफलता उसी की है जो छोटे छोटे फायदे को बार बार दोहराए, सालों तक। अब सवाल आता है, कैसे लाएं ये कंसिस्टेंसी? सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्रोसेस की। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग हर दिन ट्रेडिंग की शुरुआत नए नजरिए से करते हैं। सोचते हैं, आज देखेंगे कैसा मूड है मार्केट का, फिर उसी के हिसाब से कुछ भी ट्रेड मार देते हैं। ये रिएक्टिव ट्रेडिंग होती है जो इमोशन से चलती है। इसके उलट कंसिस्टेंट ट्रेडर प्री प्लान्ड ट्रेडिंग करता है। मतलब हर दिन एक जैसी तैयारी, एक जैसे नियम, एक जैसी एग्जीक्यूशन और एक जैसी रिव्यू प्रक्रिया। लेखक सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखिए, जैसे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर। हर दिन के काम की एक व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप लगातार बेहतर परिणाम पाएंगे। अब बात करते हैं ट्रेड रिव्यू और फीडबैक लूप की। लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ सिस्टम फॉलो करने से नहीं आती, बल्कि उसे समय समय पर सुधारने से आती है। इसके लिए एक फीडबैक लूप जरूरी है, यानी हर हफ्ते के अंत में अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करो। देखें कौन सी एंट्री सफल रहीं, कौन सी फेल। 3, एसएल कब कब जल्द हिट हुआ और क्यों। 4, प्रॉफिट कब कब मिस हुआ। 5, क्या आपने इमोशनली कोई निर्णय लिया। इन सवालों के जवाब से ही आपको पता चलता है कि आपने हफ्ते में सीखा क्या है, और यही फीडबैक आपको अगले हफ्ते कंसिस्टेंट बना सकता है। अब बात करते हैं रिस्क नॉर्मलाइजेशन की। बहुत से लोग जब कुछ ट्रेड्स जीत लेते हैं तो अगली बार बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, और जब लॉस हो जाए तो क्वांटिटी घटा देते हैं। यह व्यवहारिक असंतुलन कंसिस्टेंसी के दुश्मन है। लेखक सुझाव देते हैं, हर ट्रेड एक जैसी रिस्क पॉलिसी पर होना चाहिए। मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हैं
तो हर बार वही, ना कि प्रॉफिट के साथ बढ़ता या लॉस के साथ घटता। कंसिस्टेंट रिस्क से ही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। अब आते हैं रूटीन डिसिप्लिन पर। कंसिस्टेंसी सिर्फ चार्ट पर नहीं, आपकी लाइफ रूटीन में भी दिखनी चाहिए। लेखक का ट्रेडिंग टाइम टेबल हमने पहले भी देखा था, लेकिन यहां बात है दिन के पूरे फ्लो की। क्या आप हर दिन तय समय पर जागते हैं? क्या आप प्री मार्केट रूटीन को फॉलो करते हैं? क्या हर दिन का एक रिव्यू टाइम है? क्या आप शरीर और दिमाग का ख्याल रखते हैं? क्योंकि एक डिसऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मार्केट अडेप्टेबिलिटी वर्सेस ओवर ट्रेडिंग की। लेखक एक बहुत ही गहरा फर्क समझाते हैं। मार्केट अडेप्टेबिलिटी, जब आप अपने सिस्टम में छोटे बदलाव लाते हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है। ओवर ट्रेडिंग और स्टाइल ड्रिफ्टिंग, जब आप हर दिन नई स्ट्रेटेजी आजमाते हैं बिना उसके पीछे डेटा या लॉजिक जाने। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप कभी बदलाव न करें, बल्कि बदलाव सोच समझकर, धीमे और टेस्ट करके हो। लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट रिजिडिटी, इट इज स्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक ऐसी लचीलापन जो तय नियमों के अंदर हो। अब बात करते हैं विनिंग स्ट्रीक हैंडलिंग पर। जब लगातार प्रॉफिट हो रहा हो तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वहां से फिसलन शुरू होती है। इसलिए लेखक कहते हैं अगर लगातार 5 से 6 ट्रेड जीत चुके हों तो क्वांटिटी न बढ़ाओ, बल्कि अगले 1 से 2 ट्रेड में ऑब्जर्वेशन मोड में रहो। पास्ट ट्रेड्स की समीक्षा करो। क्या सच में वो जीत सही रणनीति से हुई थी या बस मार्केट फेवर में था? इससे आपको ग्राउंडेड रहने में मदद मिलेगी। इस भाग का मुख्य संदेश यही है, कंसिस्टेंसी इज नॉट ग्लैमरस, इट इज बोरिंग, बट बोरिंग मेक्स यू रिच। अध्याय 9, भाग 2। सफल ट्रेडिंग दिखने में बहुत आकर्षक लगती है। चार्ट्स, स्क्रीन, मुनाफे के स्क्रीनशॉट और बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने। लेकिन हकीकत यह है कि सच्चे ट्रेडर की दुनिया बहुत सादा, शांत और दोहराव से भरी होती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कंसिस्टेंसी डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट कम्स फ्रॉम सिस्टम्स, डिसिप्लिन एंड टाइम। इस भाग में हम उन प्रैक्टिकल बातों पर फोकस करेंगे जो कंसिस्टेंसी को एक आदत, एक मानसिक ढांचे में बदल देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन एंकरिंग की। लेखक सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को अपने दिन की शुरुआत एक फिक्स रूटीन से करनी चाहिए ताकि मन एक ट्रेडिंग मोड में प्रवेश कर सके। एक आदर्श शुरुआत, उठते ही मार्केट से दूर रहें, मोबाइल चेक ना करें। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें ताकि दिमाग स्थिर हो। 15 मिनट ट्रेडिंग डायरी पढ़ें, पिछली गलतियां, अच्छी आदतें, ग्लोबल क्यूज और पिछले दिन के इंडेक्स मूव्स को समझें। केवल वही स्टॉक्स चुनें जिन्हें आपने अपनी रणनीति में टेस्ट किया है। यह प्रक्रिया मन को फोकस देती है, और जब मन फोकस में हो तभी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन संभव होती है। अब बात करते हैं चेकलिस्ट्स और ट्रेडिंग स्कोर कार्ड की। हर प्रोफेशनल सिस्टम में एक चेकलिस्ट होती है, चाहे वो एयरलाइन हो या सर्जरी रूम। लेखक कहते हैं ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। आपको हर ट्रेड से पहले कुछ बिंदुओं पर यस कहने में सक्षम होना चाहिए। क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड देखा है? क्या मैंने स्टॉप लॉस लिखा है? क्या मेरी मनस्थिति स्थिर है? अगर किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं है तो वह ट्रेड स्किप करें और हर दिन ट्रेडिंग के बाद खुद को स्कोर दें। नियमों का पालन किया, 5 पॉइंट ओवर ट्रेडिंग नहीं की, 5 पॉइंट सेटअप पर फोकस रखा, 5 पॉइंट मनोबल पर नियंत्रण रखा, 5 पॉइंट हर हफ्ते के अंत में देखें कि आपने कितने अंक पाए। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर हफ्ते 80% से ऊपर स्कोर बनाए रखना। अब आते हैं बर्नआउट प्रिवेंशन पर। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी तब तक नहीं टिकती जब तक मानसिक ऊर्जा बनी न रहे। बहुत से ट्रेडर लगातार स्क्रीन पर झुके रहते हैं, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन और ओवर ट्रेडिंग आती है। इसका समाधान है मैंडेटोरी स्क्रीन ब्रेक्स। हर 1.5 घंटे में 15 मिनट ब्रेक, दोपहर में 30 मिनट बिना स्क्रीन के आराम और सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह ट्रेडिंग से दूर रहना। ये छोटे छोटे ब्रेक आपको लंबे समय तक शार्प और सेंटर्ड बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी ट्रैकर चार्ट की। लेखक एक साधारण लेकिन शक्तिशाली टूल बताते हैं। एक चार्ट जिसमें आप हर दिन के परफॉर्मेंस को ग्रीन, येलो या रेड रंग से मार्क करें। ग्रीन, जब आपने सभी नियम फॉलो किए। येलो, जब आपने 1-2 नियम तोड़े। रेड,
जब आपने अनुशासन पूरी तरह भंग कर दिया। हर महीने के अंत में यह ग्राफ आपको दिखाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यह न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाता है, बल्कि सुधार की दिशा भी बताता है। अब बात करते हैं प्लेटो फेज की, जब आपकी इक्विटी ग्रोथ रुक जाती है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में प्लेटोज आना सामान्य है। ऐसे समय कई ट्रेडर परेशान होकर स्ट्रैटेजी बदलते हैं या क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिससे नुकसान होता है। इसके बजाय शांत रहिए, पुराने डेटा को एनालाइज कीजिए, अपनी एग्जीक्यूशन को सुधारिए, सिस्टम्स को फाइन ट्यून कीजिए और सबसे जरूरी, नियमों को मत छोड़िए। कंसिस्टेंसी का असली इम्तिहान इसी फेज में होता है। अंत में लेखक कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट। ट्रेडिंग में असली ताकत फ्लैशी ट्रेड्स या जैकपॉट की नहीं होती, बल्कि उस डिसिप्लिन की होती है जो हर सुबह आपको सही समय पर जागने, सही स्टॉक्स देखने और सही नियमों पर चलने को मजबूर करती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ट्रेडर का असली पहचान है। अध्याय 10, भाग 1। हर सफल ट्रेडर की कहानी के पीछे एक ही बात छुपी होती है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, समय के साथ खुद को नियमों में ढाला और एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा किया जो उनकी भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर आधारित था। लेखक इस अंतिम अध्याय की शुरुआत एक तगड़ी सीख से शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग है सबसे ईमानदार प्रोफेशन, इट गिव्स यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व। यानी यहां न तो कोई बहाना चलता है, न किसी और को दोष देने की गुंजाइश होती है। हर रिजल्ट आपकी सोच, योजना और अनुशासन का आईना होता है। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी जीवन शैली, सोच और व्यवहार की झलक देते हैं जो एक लॉन्ग टर्म, प्रोफेशनल और लाभदायक ट्रेडर को गढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस की। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लोगे तो ट्रेडिंग आपको सीरियस नुकसान देगी। हर व्यवसाय की तरह इसमें भी एक सिस्टम होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, नियमित आकलन, रिव्यू होना चाहिए और पूंजी को सुरक्षित रखने की रणनीति होनी चाहिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग को शौक की तरह लेते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा रोमांच। लेकिन लेखक समझाते हैं, हॉबी ट्रेडर्स पे ट्यूशन, बिजनेस ट्रेडर्स अर्न इनकम। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम पर। कोई भी सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उदाहरण, अगर आप ज्यादा तेज निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लेकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम अपनाइए। लेखक कहते हैं, द बेस्ट सिस्टम इज नॉट समवन एल्सेज विनिंग फॉर्मूला, इट्स योर ओन बैलेंस्ड रिदम। अब बात करते हैं स्केलिंग अप योर कैपिटल की। जब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाए, मुनाफा नियमित हो जाए, तब अगला स्टेप होता है कैपिटल बढ़ाना, लेकिन ध्यान से और धीरे धीरे। स्केलिंग के समय ध्यान देने योग्य बातें, कैपिटल को डबल करने के साथ क्वांटिटी भी डबल न करें, ग्रेजुअली बढ़ाएं। मार्केट कंडीशन को देखें, बुल मार्केट में स्केलिंग ज्यादा स्मूथ होती है। ड्रॉडाउन पीरियड्स में कभी कैपिटल या साइज न बढ़ाएं। स्केलिंग को लेकर लेखक एक रूल बताते हैं, फर्स्ट स्केल योर माइंड, देन स्केल योर कैपिटल। अब हम आते हैं बिल्डिंग अ ट्रेडिंग इकोसिस्टम पर। आप अकेले ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही सब कुछ करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर अपने आसपास एक सिस्टम बनाता है, ट्रस्टेड डेटा सोर्सेज, एक मेंटोर या कम्युनिटी जहां विचार साझा किए जा सकें, ऑटोमेशन टूल्स जो अलर्ट दे सकें, एक एनालिस्ट या कोच जो हर हफ्ते की परफॉर्मेंस पर फीडबैक दे सके। ट्रेडिंग का अकेलापन कई बार ओवरथिंकिंग और डाउट को जन्म देता है, इसीलिए यह इकोसिस्टम आपको सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन की। ट्रेडिंग तब असली असर दिखाती है जब वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, न कि सिर्फ स्क्रीन टाइम बढ़ाए। लेखक कहते हैं,